हम भरने वाले हैं उड़ान एंटरटेनमेंट के आसमान में। बिल्कुल सत्या, सो गेट रेडी एंड टू ब्रेस योरसेल्फ फॉर अ जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ विट, चार्म एंड ड्रामेटिक फ्लेयर, नॉट अदर देन द मास्टर ऑफ फॉरेंसिक एनालिसिस नरेंद्र गुप्ता। जी हाँ, नरेंद्र गुप्ता जी, जिन्हें आपने देखा होगा सीआईडी में फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सालुंखे के रूप में, और इनका जो फॉरेंसिक प्रोवेस है इससे कहीं ज़्यादा अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही फेमस टीवी आर्टिस्ट रहे हैं, फिल्मों में काम किया है, साथ ही इन्होंने थिएटर में भी बड़ा नाम कमाया है और लोगों को बहुत एंटरटेन किया है और लोगों के दिल में एक खास जगह बनाई है नरेंद्र गुप्ता जी ने। वैसे इन्हीं मल्टीफेसेटेड एक्टर से बात की है कुछ दिन पहले सत्या ने। चलिए देखते हैं इस पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान क्या हुई है बातचीत। नमस्कार नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। दूरदर्शन के साथ तो आपका बड़ा लंबा सफर रहा है, शुरुआत आपने दूरदर्शन से की? हाँ जी, दूरदर्शन तो स्टेपिंग स्टोन है और दूरदर्शन ने सिखाया बेसिकली कि कैसे आपको कैमरा फेस करना है। और मैंने जयपुर दूरदर्शन पे भी वार्ता की, दूरदर्शन और रेडियो स्टेशन दोनों से ही मेरी अभिनय की शुरुआत। तो आज कैसा लग रहा है दूरदर्शन के डीडी मॉर्निंग शो के सेट पर? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आदमी अपने घर पे वापस आता है। क्या बात है। चलिए आपके सफ़र की बात करें, इतना लंबा सफ़र रहा है जिसमें आपने थिएटर से शुरुआत की, उसके बाद आपने लेखन का काम भी किया, उसके बाद हम टीवी की बात करें, फिल्मों की बात करें, मुझे लगता है जब हम एक्टिंग की बात करते हैं तो उसके सभी आयामों को आपने छुआ है। तो जब अब आप इस सफ़र को देखते हैं पीछे मुड़कर तो कैसा लगता है उस सफ़र के बारे में सोच के? क्या क्या आपको लगता है आपने अचीव किया और क्या क्या अभी भी करना बाकी है? एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है। हाँ, जब आप एक लंबा सफ़र तय करके और ठहरते हैं आगे बढ़ने के लिए और पीछे मुड़ के देखते हैं कि मैं कहाँ से शुरू करके आया था और अभी कहाँ पहुँचा हूँ, तो एक विहंगम दृश्य दिखाई देता है आपको सारी यादें, वो सारे पल, वो मोमेंट्स, जैसे आज आप मेरी उंगली पकड़ के मुझे उन्हीं यादों में लेकर के जाना चाह रही हैं। और एक आश्वासन भी मिलता है कि शायद कहीं ना कहीं आपकी नींव कुछ लोगों ने इतनी मजबूत रखी, कुछ लोगों के साथ शुरुआत में आपने इतना सलीके से और ढंग से सीखा कि उसकी ताकत को बना करके आप इतना लंबा सफ़र तय करके आए और अभी आगे जाने के लिए और तत्पर हैं। मैं यहाँ रुका नहीं हूँ। ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है, ऐसे ही कला के क्षेत्र में भी आप जानती हैं कि कभी रुकावट आती नहीं है। लेकिन हाँ, अब अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक लंबा तवील अरसा गुजरा है जिसमें एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का अपने कॉलेज में ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट में, हमारे कॉलेज में, आई बिलोंग टू जयपुर, वहाँ पर एक बहुत फेमस कॉलेज है महाराजास कॉलेज, वहाँ पर सच ड्रामेटिक डिपार्टमेंट नहीं था, लेकिन हमारे बॉटनी के एक प्रोफेसर थे, मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो उन्होंने कुछ लोगों को मिला करके एक ड्रामेटिक क्लब बनाया था। तो उसमें उन्होंने नोटिस बोर्ड पे लगाया था जो लोग ड्रामा करने के इच्छुक हैं वो लोग आकर के मुझसे संपर्क करें। तो मैं भी चला गया वहाँ पर और वो मेरा सीरियस ड्रामा का पहला कदम था। इट्स अ बेबी स्टेप। वहाँ से मैंने शुरुआत की। प्रोफेसर साहब का नाम था डिक्सन विलियमसन। मैं आज तक काफ़ी सारे प्रोफेसर्स का नाम अपना भूल गया हूँगा, लेकिन उनका नाम कभी नहीं भूला क्योंकि वो मेरे लिए बॉटनी के टीचर कम थे, मेरे पहले ड्रामा के काखा गा। ये कब की बात होगी नरेंद्र जी, किस सन की? ये बात है, आप बहुत पीछे चले जाएं तो मैंने अपना कॉलेज में एडमिशन लिया था 1971 में, मतलब 69 to 71 आई वॉज इन कॉलेज। तो 69-70 के बीच में उन्होंने ये क्लब की स्थापना की थी और वहाँ मैंने पहली बार एक एकांकी नाटक में, उन्हीं का लिखा हुआ एक एकांकी नाटक था और वो मैंने पहली बार किया था। वो मेरा पहला साबका था थिएटर से। उसके बाद फिर जयपुर में ही हमारे साथ एक और लड़का पढ़ता था जो आज जिसने कुछ बहुत अच्छे स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, जैसे वागले की दुनिया, उस व्यक्ति ने लिखा है, वो जयपुर का ही है, उसका नाम है अजय कार्तिक। वो भी हमारे साथ ही पढ़ते थे, मेरे से 1 साल जूनियर थे। तो उन्होंने एक प्ले लिखा और वो प्ले सरकास्टिक प्ले था और पॉलिटिकल कमेंट भी था। उन दिनों
क्या होता है ना, हर आदमी जब जवान होता है तो एक बुलंदी, एक नारे के साथ, एक जोश के साथ जी। लगता है समाज को बदलना चाहता है। तो ऐसे ही हमने भी सोचा कि समाज को बदल डालेंगे हम एक नाटक के जरिए। तो उस तरीके से उन्होंने क्रांतिकारी समझ करके एक नाटक लिखा, उस पर फिर मैंने दूसरा काम किया। उसके बाद भानु भारती एक बहुत प्रसिद्ध निर्देशक हैं, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ रहे थे तब। तो 71 में करीब उन्होंने अपना स्कूल में जब थे तो पहला फर्स्ट ईयर पास आउट किया था, और उसके बाद वो छुट्टियों में जयपुर आए थे, और जयपुर में उन्होंने एक नाटक किया था जसमा उड़न। उसमें राजस्थान के बहुत दिग्गज अभिनेता काम कर रहे थे। उसमें पहला उस तरीके से ब्रेक मुझे मिला जो कि एक बहुत विहंगम तरीके से, जो प्रोफेशनल थिएटर के तरीके से जो होता है, जो टिकटेड शो होता है, उस तरीके से वो मेरा पहला प्ले वहाँ पर जसमा उड़न था, जिसमें मेरी हीरोइन थी इला अरुण। अच्छा। मैंने उनके हस्बैंड का रोल किया था उसमें। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई है। और उसके बाद मैंने जयपुर में काफ़ी सारे प्लेस किए। उसके बाद मैं यहाँ दिल्ली आया, दिल्ली में श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर में मैंने रेपर्टरी कंपनी में काम किया 81-82 में। कुछ टाइम तक मैंने NSG रेपर्टरी कंपनी में काम किया। उसके बाद फिर मैंने संगीत नाटक अकेडमी का एक प्रोजेक्ट था जो भानु भारती जी कर रहे थे, और जो भीलों पर एक काम कर रहे थे। उदयपुर के पास एक कम्युनिटी रहती है भीलों की, उनकी अपनी एक आर्ट फॉर्म है, फोक फॉर्म है, गवरी। गवरी जी। तो उस गवरी पर वो रिसर्च कर रहे थे, उस पर एक प्ले करना चाह रहे थे। तो संगीत नाटक अकेडमी ने मुझे भी एक फेलोशिप दी। तो मैंने रेपर्टरी कंपनी छोड़ करके वहाँ पर चला गया मैं, और भानु भारती जी के साथ ही मिल करके मैंने उन भीलों के साथ में वो प्ले किया। मैं भीलों के साथ ही रहता था, उनके साथ मैं अकेला अर्बन एक्टर था, बाकी सारे भील थे। अच्छा। और मैंने उन भीलों के साथ उन्हीं के तरीके से वहाँ पर उस प्ले में काम किया, जिसको हमने फिर बॉम्बे में भी पृथ्वी थिएटर पे और सब NCPA में वहाँ पर परफॉर्म किया। वो मैंने किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे यात्रा शुरू हुई। फिर मैं 88 में मुंबई गया था। मुंबई में हिंदुस्तान की बहुत प्रसिद्ध निर्देशिका हैं विजया मेहता, जो थिएटर और फिल्म दोनों विधाओं की बहुत बड़ी निर्देशिका हैं। वो एक सीरीज़ बना रही थी, तो इसलिए मुझे उस सीरीज़ में काम करने का मौका मिला। वो मेरी पहली यात्रा थी टेलीविज़न और पर्दे पर आने की। उस सीरीज़ का नाम था जीवन रेखा, लाइफ लाइन। 88-89 में बनी थी, वो डॉक्टर्स की लाइफ पर बनी जी जी जी। वो मेरा पहला सीरीज डीडी मेट्रो पे आता था शायद। डीडी पर आता, उन दिनों डीडी ही एक चैनल था। हाँ। जब मैं बॉम्बे गया तब तक सिर्फ दूरदर्शन ही एक चैनल था, और कोई ये तो जीवन रेखा आपका पहला सीरियल था जी। जीवन रेखा। उसके बाद तो खैर आपने बहुत सीरियल्स में उसके काम बाद किया, काफी सारे लेकिन सीरियल सबसे किए। आइकॉनिक जो आपका रोल है वो डॉक्टर सारुंखी का हाँ। CID में। तो हाउ डिड यू लैंड इनटू दैट रोल, वो कैसे मिला आपको? और 22 साल की आपने जर्नी CID के साथ पूरी की है, तो हाउ डज इट, जब आप पीछे देखते हैं 22 साल कैसे गुजरे एक सीरियल के साथ एक रोल करते हुए? जब लोग कहते हैं तब हम रियलाइज करते हैं हाँ यार 22 साल किया, लेकिन सच में हमें फील नहीं हुआ कि हम 22 साल से एक सीरियल कर रहे थे। इतना उसमें हम जज्ब थे, इतना उसमें वाबस्ता थे उस सीरियल से, इतने पैशन के साथ हम उसमें लगे हुए थे। लेकिन ये रोल मुझे कैसे मिला, ये एक बड़ी फनी स्टोरी है। जीवन रेखा से इसका जुड़ाव है। अच्छा। कैसे? जीवन रेखा में मैंने डॉक्टर का रोल किया था। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ एक और प्रोजेक्ट से मुझे एक डॉक्टर का रोल ऑफर हुआ, वो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरे से जो सीनियर लोग थे उन्होंने मुझे समझाया कि ये इंडस्ट्री है, इसमें अगर एक तरीके का रोल करोगे तो छाप लग जाएगी, टाइपकास्ट हो जाएगी। जैसे किसी को अगर पुलिस की वर्दी पहना दी है तो फिर वो पुलिस की वर्दी उतार ही नहीं पाता बेचारा। सफ़ेद कोट पहन लिया तो सफ़ेद कोट से उतरोगे नहीं। तो मैंने, कई लोग बोलते थे सर एक डॉक्टर का रोल है, तो मैं उनसे पूछता था डॉक्टर का रोल कुछ नहीं होता है। हाँ। ये है क्या कहानी में, किसी का बाप है कि भाई है कि क्या है, इसका इस स्टोरी से नाता क्या है? वरना डॉक्टर का रोल मैं उन दिनों समझता था ये होता है, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है, कहते हैं हमने अपना काम कर दिया, हाँ, बाकी भगवान के भरोसे। है ना? मैंने कहा भाई मुझे ऐसा नहीं करना। हाँ। अच्छा, उन दिनों उमंगें थी, नया शहर था, वहाँ पर कुछ करके दिखाना था अपने आप को। मैं किसी और को प्रूव करने के लिए कभी कोई काम नहीं करता, मैं काम करता हूँ सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो मेरे पास जो भी डॉक्टर्स के रोल आते थे मैं मना करता था कि मैं नहीं करूँगा। ऐसे ही एक बार एक फ़ोन आया कि हमारा एक सीरीज़ है, उसमें एक डॉक्टर का रोल है। मैं कहा डॉक्टर का रोल तो नहीं करूँगा। तो उनको बड़ा अजीब लगा। खैर वो बात ख़त्म हो गई। दूसरे दिन फिर उनका फ़ोन आया,
कि आप एक बार आइए डॉक्टर। मैंने कहा सर रियली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डॉक्टर्स करेक्टर बिकॉज टाइप का। बोले आप आकर के मिलिए, हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर का रोल नहीं है, डॉक्टर नहीं है ये उस तरीके का, इट्स अ डिफरेंट। तो मैंने फ़ोन पर ही पूछ लिया डिफरेंट क्या है, फिर आप मुझे वो बताइए। कहते इट्स अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट। टू टेल यू द ट्रूथ, मुझे पता ही नहीं था कि फॉरेंसिक क्या होता है पर मुझे लगा इट्स समथिंग डिफरेंट। मैं कहा अच्छा ठीक है हम मिलते हैं। मैं मिला, देखा, बात की तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग साउंड किया। मैं कहा हाँ ये रोल मैं करूँगा, लेकिन उसके लिए तैयारी करनी थी क्योंकि जब स्क्रिप्ट आई और हमारे जो डायरेक्टर थे वही प्रोड्यूसर भी थे, वही कैमरामैन भी थे, ये उनकी पैशन की निशानी है सीआईडी। तो वो बहुत डीपली स्टडी किए हुए थे सारी चीज़ों की। उन्होंने मुझे समझाया कि फॉरेंसिक क्या होता है, कैसे होता है, किताबें थी पढ़ने को। उनके पास एनसाइक्लोपीडियाज थे अलग अलग सब्जेक्ट के, गन्स के, बुलेट्स के, नाइफ्स के। अच्छा। हाँ, तो वो मुझे थोड़ा बहुत इन्होंने ब्रीफ किया। उसके बाद फिर बॉम्बे में एक रियल फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे डॉक्टर फतनानी, उनके अंडर में मुझे रखा। एक एपिसोड मुझे उनके साथ करने का मौका मिला जिसमें वो मेरे मेंटोर थे, वो मुझे बताते थे ऐसे करो वैसे करो, जस्ट टू टीच मी कि हाउ यू शुड परफॉर्म, हाउ शुड। वहाँ से सीख करके फिर मेरी ये जर्नी शुरू हुई फॉरेंसिक की। और हमने जब ये सीरीज़ बनाना शुरू किया था तो हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने कहा था यार 1 साल तो चल ही जाएगा। तो 1 साल जब चल गया तो हमने सबने पार्टी की, कहते यार 1 साल चल गया है, 1-2 साल और चल जाएगा। और ऐसे करते करते 1-2 साल और चल जाएगा, 1-2 साल और चल जाएगा करते करते हमको रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि हम 22 साल इस सीरीज़ को कर चुके हैं। पर इतने लंबे सफर में कभी ऐसा लगा कि मैं कुछ रिपीट कर रहा हूँ, या हर दिन एक नया दिन लगता था, एक नया चैलेंज लगता था? देखिए क्या होता है, अक्सर आम तौर पर जो सीरीज़ करते हैं वो इतने लंबे टाइम तक करते करते वाकई आपको थकान होने लगती है, क्योंकि वही रिलेशनशिप है, वही तरीका है। सीआईडी डिफरेंट इसलिए है कि उसमें हर दिन एक नया केस होता था। हाँ। नया केस, नई फाइंडिंग्स, नई सिचुएशन, नई लोकेशन। ऑल्दो मेरी लोकेशन वही थी कि मैं लैब में काम करता था, लेकिन लैब में अलग अलग तरीके से काम करता था। हाँ। कभी जहर तलाश करना है, कभी नाइफ का कुछ है, कभी बुलेट का कुछ है, तो ये फ्रेशन अप होता रहता था। हाँ। और फिर इसमें ये साइंस इतनी एनग्रोजिंग है, इतना आपको जज्ब कर लेती है कि उसको समझते समझते सदियां गुजर जाती हैं और नहीं समझ पाता आदमी। तो मेरी तो वो शुरुआत ही थी, तो मुझे बहुत मज़ा आता था क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली। आज मैं वाकई ईमानदारी से कहता हूँ, मुझे इतनी समझ आ गई है कि कहीं क्राइम डिटेक्शन होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो नोटिस करनी चाहिए। तो इसलिए मुझे कभी बोरियत नहीं हुई इससे करने से। और ये उस तरीके से एक टिपिकल ड्रामा टाइप का कैरेक्टर नहीं था। हाँ। नए सब्जेक्ट थे, नए टर्मिनोलॉजी थी, कभी गन्स को लेकर के, कभी पॉइजन्स को लेकर के, तो मुझे कभी भी बोरियत हुई नहीं उससे। आप ये भी जानते हैं कि आपने न जाने कितने लोगों को इंस्पायर किया है कि वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बने? ये अब मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच बताऊँ आपको बिल्कुल ईमानदारी से, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ये सुनता हूँ। इट सीम्स लाइक अनबिलीवेबल। मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन और इसीलिए मैं डेस्टिनी में बिलीव करने लगा हूँ कि शायद डेस्टिनी कुछ ऐसी थी कि मतलब मैं लोगों के लिए रोल मॉडल बन गया, इंस्पायर करने लगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ से मुझे मैसेज आते हैं कि हमारे यहाँ हमने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट खोला है सिर्फ इसलिए कि लोग डॉक्टर सालूखे जैसा बनना चाहते हैं, विच इज़ अनबिलीवेबल। मैं आज भी अपने आप को मतलब तय नहीं कर पाता कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ और ये क्या क्या सच्चाई है, लेकिन वाकई देखता हूँ। कल मैं बिलीवेबल मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं अपनी भी जनरेशन की बात करूँ ना, अगर हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ आपका ही चेहरा, डॉक्टर सालूखे ही हमें दिखते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पिछले दिनों कुछ महीनों पहले दिल्ली में ही एक इंटरनेशनल फॉरेंसिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पर देश और विदेश के काफ़ी नामचीन फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए हुए थे, बहुत सीनियर्स। यूके के एक थे जिनको कम से कम 45-50 साल हो गए थे, एक गुजरात कैडर के हैं, वो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, सीबीआई के निर्देशक थे, वो आए थे। फिलीपींस से बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंट्रीज से आए थे लोग। और उन्होंने मुझे, मतलब मैं आज तक इसको सिंक इन नहीं कर पाया हूँ, उन्होंने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जस्ट टू स्प्रेड
द फॉरेंसिक साइंस इन द कंट्री, एंड आई कुडंट बिलीव इट। उसमें से डॉक्टर केशव हैं, जो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो IPS ऑफिसर थे गुजरात कैडर के, जब मैंने इन लोगों से कहा सर मैं इस लायक नहीं हूँ, तो उन्होंने एक कमेंट किया जो मेरे लिए इससे बड़ा कोई कमेंट मैंने सुना नहीं। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ना फॉरेंसिक के बाबा रामदेव हैं। क्या बात है। तो आई कुडंट बिलीव इट। और वाकई मैंने देखा, मैं कल KR मंगलम यूनिवर्सिटी में था, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर दिस इज फैक्ट, हम आप जैसा बनना चाहते थे, सालू के जैसे बनना चाहते थे, इसलिए हमने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है। क्या बात है। तो अब सुनता हूँ तो सच लगता है, लेकिन अंदर से अभी भी घबराहट होती है कि यार ये सब कुछ, और एक तरफ बहुत खुशी भी होती है, एक एक्टर के जीवन में और क्या चाहिए। आपका रोल इतना लोगों को पसंद आ जाए कि लोग वही बनने की कोशिश करें और वही एजुकेशन प्राप्त करें, तो इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। आपने कई प्लेज भी लिखे हैं, तो थिएटर की जो दुनिया है उसके साथ जुड़ाव अभी भी जारी है? हाँ, क्योंकि मैं आज भी अपने आप को थिएटर का आदमी मानता हूँ। फिल्म और टेलीविज़न मैं करता हूँ, लेकिन मेरी नींव जो है मजबूत जो है वो थिएटर की वजह से ही हुई है, और मैं आज भी अपने आप को थिएटर का ही मानता हूँ, और मैंने थिएटर कभी छोड़ा नहीं। मेरे रगों में थिएटर ही दौड़ता है। मैं अगर नहीं कर पाता थिएटर, तो थिएटर देखने जाता हूँ, क्योंकि रंगमंच देखना, नाटक देखना भी आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। उसके बाद फिर मैंने कई सारे प्लेस लिखने की भी कोशिश की, कुछ प्लेस मैंने लिखे। एक किताब हमारी पब्लिश हुई है, और वो मेरे ही एक साथी हैं जिन्होंने हमारे साथ करीब 30, 35, 40 साल हम साथ में हैं, और जयपुर के ही हैं, और वो भी रंगकर्मी हैं बेसिकली, लेकिन फिल्म और टेलीविज़न में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे, हमने बॉम्बे में बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे, कुछ अकुलाहट सी हो रही थी, बेचैनी हो रही थी कि यार नाटक करना चाहिए, यार नाटक करना चाहिए। हम रोज़ ये कहते थे यार सुनील, यार उनका नाम है सुनील सिन्हा, माचिस के जो थे, हाँ। जी। तो हम दोनों आपस में बैठे, यार नाटक करना चाहिए, यार नाटक करना चाहिए। तो एक दिन मैंने पूछा नाटक तो करना चाहिए, लेकिन कौन सा नाटक करें, क्या करें। अच्छा, हमको लगा कि बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कास्ट भी नहीं होनी चाहिए, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसने कहा यार ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलकर के एक नाटक लिखते हैं। हाँ, कहा चलो लिखते हैं। फिर एक प्ले था जो हमने पढ़ा था, वो 2 ही लोगों पर था, वो हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। तो हमने कहा यार इसको बेस करके कुछ लिखते हैं, और फिर हमने एक नाटक लिखा। फिर मैंने उसको बताया कि यार एक मान लो एक एक्टर है जिसको रोल नहीं मिला है, और वो हर एक से कहता है सर एक बार आप मुझे चांस दे के देखिए, मैं बड़े बड़े एक्टर्स की छुट्टी कर दूंगा सर, एक बार चांस दे के देखिए। मान लो एक निर्देशक ने उसे एक बार चांस दे दिया, और जब उसे वो चांस मिला तो कुछ नहीं कर पाया, बोल ही नहीं पाया। मैंने कहा यार ये आइडिया तो अच्छा है, इसको हम चेंज कर देते हैं। तो वहाँ हमारे वकील हो गए, हम 2, मैं वकील हूँ, वो एक मुजरिम है। इस वकील को कोई काम नहीं मिला है, ये उसके पास जाता है, रिहर्सल करता है कि मैं ऐसे लड़ूंगा तुम्हारा केस, ऐसे लड़ूंगा तुम्हारा केस, लेकिन जब असली अदालत होती है तो कुछ नहीं बोल पाता है। इसको बेस करके हमने दोनों ने वो नाटक लिखा, एक मैं और एक तू। एक मैं और एक तू, इसका नाम है एक मैं और एक तू। और इसी पर आपने किताब लिखी है, इसी नाटक, यही नाटक पब्लिश हुआ है, है, वो पब्लिश हुआ हाँ, है, ये किताब नाटक के पब्लिश रूप हुआ में। है। तो और भी किसी किताब पर काम कर रहे हैं अभी? मैं 4 प्लेस लिख चुका हूँ। उसमें विजयदान देथा की एक राजस्थान के बहुत मशहूर कहानीकार हैं, जो लोक नाट्य भी जिन पर काफ़ी सारे बन चुके, लोक कथाएँ लिखते थे वो, और बहुत मशहूर हैं। उनकी एक कहानी को मैंने ड्रामेटाइज़ किया है, दूजो कबीर उसका नाम है। और एक बहुत फेमस प्ले है डेथ ऑफ ए सेल्समैन, जो दिल्ली में हम लोगों ने किया भी था, उसको मैं रीअडप्ट कर रहा हूँ। अच्छा। और अपने तरीके से भारतीय परिवेश में उसको वो मैंने लिख दिया है। 2 प्लेज और लिखे हैं मैंने, और 2 मैंने फिल्म स्क्रिप्ट लिखी हैं, और वो फिल्म स्क्रिप्ट मैंने रजिस्टर भी कराई हैं। मेरी चाह ऐसी है, और मेरी आशा भी है, और मेरा विश्वास भी है कि मैं एक दिन उन कहानियों पर फिल्म बनाऊंगा, और मैं खुद ही डायरेक्ट करूँगा। तो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में ये भी शामिल है? मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा फोकस यही है।
तो थिएटर की बात करें, फिल्म्स में भी आपने बहुत सारे किरदार निभाए हैं और लेखन का काम जैसे हम अभी बातचीत कर ही रहे थे आप कर रहे हैं, और टीवी सीरियल्स तो हैं ही। तो इनमें से आपका फेवरेट क्या है, इफ़ यू हैव टू चूज वन? थिएटर। थिएटर। थिएटर इज़ माय फर्स्ट लव एंड यू नो पहला प्यार ही होता है। वो जिंदगी भर का प्यार होता है। थिएटर इज़ माय फर्स्ट लव। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैं थिएटर कर रहा था, क्योंकि मैं थिएटर से एजुकेट हुआ था, वरना ये सारी चीज़ें मेरे बस की नहीं थी। और जो विश्वास मुझे और जगह मिलता है वो थिएटर की वजह से मिलता है, और मैं वापस फिर से एक्सटेंसिवली थिएटर ही करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे जहाँ से मैं निकला हूँ, जिन जड़ों से मैं निकला हूँ, विच इज़ जयपुर राजस्थान, मैं वहाँ पर एक्सटेंसिवली थिएटर करना चाहता हूँ। तो थिएटर जो आपका पहला प्यार है, उसमें कुछ नए आयाम भी तलाश कर रहे हैं? हाँ, एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ जो नया आयाम है मेरे लिए भी और लोगों के लिए भी। काफ़ी सारे लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं भी अब उसमें काम करना चाहता हूँ। मैं कुछ लेक्चर्स दे रहा हूँ और कुछ क्लासेस ले रहा हूँ, और ज़्यादा एक्सटेंसिवली इसको करना चाहता हूँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू थिएटर। आपको थिएटर अभिनेता, निर्देशक बनने के लिए नहीं करना है, आपको थिएटर ज़िंदगी समझने के लिए और अपने आप को बेहतर करने के लिए करना है। अपनी पर्सनैलिटी का कैसे डेवलपमेंट किया जा सके, आप कितने निर्भीक हो सकें, आपकी वोकैबुलरी कितनी डेवलप हो सके, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके बोलने के अंदाज में वो बात आ सके कि लोग आपको सुने रुक करके, ये सब थिएटर दे सकता है। और मैं इसी पर काम कर रहा हूँ और इसी पर लेक्चर दे रहा हूँ। शुरुआत क्योंकि हमने दूरदर्शन से की और इस बात से की कि किस तरह से दूरदर्शन के साथ आपका सफ़र शुरू हुआ था, तो दूरदर्शन के दर्शकों के लिए अगर आप कोई एक स्पेशल मैसेज देना चाहें। दूरदर्शन ही है जो बाकी सारे चैनल की जननी है, तो दूरदर्शन अपने आप में मतलब उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। दूरदर्शन तो बिल्कुल ऐसे है जैसे दर्शकों के लिए भी, क्योंकि दर्शकों के पास पहले क्या था, चित्रहार था, हर हफ्ते एक फिल्म आती थी, वहीं से जर्नी शुरू हुई ना, टेलीविज़न की जर्नी वहाँ से शुरू हुई। कृषि पर एक कार्यक्रम बना, फिर चित्रहार आया, फिर हर हफ्ते एक फिल्म आती थी, वहाँ से जाकर के तो दूरदर्शन एक प्रेरणा का स्रोत है, जहाँ से ये वो गौमुख है जहाँ से गंगा निकली, और अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से कोई OTT चैनल और कोई प्राइवेट चैनल, ये सब बने, लेकिन गौमुख दूरदर्शन ही है। तो मैं दूरदर्शन को गौमुख मानता हूँ। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी कि आप यहाँ आए डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ आपने इतनी सारी बातें साझा की। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका, डीडी के सारे दर्शकों का, डीडी के सारे अधिकारियों का, कि उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया कि मुझे मेरे पुराने घर में वापस बुलाया और अपनी यादों के झरोखों से कुछ झांकने के लिए मुझे प्रेरित किया। द प्लेजर इज ऑल आवर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार। नमस्कार।